हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द एमसीक्यू काउंटिंग अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनके साथ ही आई विल बी एडिंग सम एक्सप्लेनेशन ताकि हमने ये जो एमसीक्यू कर रहे हैं इसका हमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये जो टॉपिक है एमसीक्यू काउंटिंग अलोंग विद that is relevant for many competitive exam. It is also relevant for UGC NET Commerce, UGC NET Management. अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। इवन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ द टेलीग्राम व्हिच इज स्पेसिफिकली मेड फॉर द UGC NET Commerce and Management. You could join that telegram group. Before elaborating the topic, this is my app, Admission app, जिसको आप Google Play Store से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक I will be sharing in the description box and this is my WhatsApp number 7973179091। और ये जो ऐप है that is relevant for the student of commerce, economics and management. इसके ऊपर काफी सारे कोर्सेज मैंने डाल दिए हैं that is available at a very nominal price after applying the coupon. UGC NET Commerce and Management का कोर्स भी इसके ऊपर अवेलेबल है। Methodology जो है that will be through recorded lectures, live lectures, doubt session will be there. Descriptive as well as summarized notes will be shared with the students. Test series will be given to the students. इसका जो रिटन मटेरियल है एमसीक्यू अकाउंटिंग along with explanation that is also available at my app in these courses. तो आप इसको आसानी के साथ जो है डाउनलोड कर सकते हो। लिंक ऑफ कोर्सेज आई विल आल्सो शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि जो हमने खर्चा किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ द अबव। हम देखते हैं कि व्हाट इज द राइट आंसर। सो दिस इज द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम खर्च करते हैं, जिसका बेनिफिट हमें काफी सालों के लिए लेना होता है, 3-4 सालों के लिए लेना होता है, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं जो हम फिक्स एसेट के ऊपर स्पेंड करते हैं जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी इनहांस होती है और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको लंबे समय के लिए जहाँ से बेनिफिट मिलता है, जैसे हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है, कॉपीराइट परचेज किया है, बिल्डिंग परचेज किया है, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो वहाँ पे ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देता है, अर्निंग कैपेसिटी को जनरेट करता है। जैसे हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं या वी आर बाइंग सम स्पेसिफिक एसेट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, और जो मोटिव होता है टू इंक्रीज द प्रॉफिट और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। एक्जिस्टिंग बिजनेस एसेट को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, एडिशंस किए हैं, जैसे एक्वायर द कैपिटल एंड लोन, दैट इज आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर to reduce the cost for raising the long term loan. So these are all the examples of the capital expenditure. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि जैसे हमने जैसे रॉ मटेरियल लिया उसको फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, the full benefit of which is consumed in the same accounting period. The expenditure which result in the maintenance of business, जिसके द्वारा बिजनेस को मेंटेन करते हैं, that is known as a revenue expenditure, and this is of recurring nature. Like we're paying salaries to the staff, rent, rates, taxes, depreciation, lighting, discounting, जिसका बेनिफिट हम उस सेम अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं, जिसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, तो दैट इज नोन एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हिच इज नोन एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, it is the expenditure, the benefit which is not completely exhausted in the year in which it is spent, it is carry forward for some more years. लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर भी कह देते हैं,
The expenditure, the benefit of which is not completely exhausted in the year. Exhausted का मतलब है कि उसी साल जिस साल हम खर्चा करते हैं उसी साल इसको हम यूज नहीं करते. जैसे हमने एडवर्टीजमेंट के अंदर खर्चा किया है बट इसका बेनिफिट हमें 4 सालों के लिए मिलेगा, तो डेफिनेटली कुछ पार्ट जो है इसका प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया जाएगा. रेस्ट जो है दैट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द एसेट. तो जितना मतलब सपोज करो हमने 5 सालों के लिए बेनिफिट लेना है, 10,000 खर्चा किया है, तो 2000 every year will be shown in the profit and loss and the rest will be shown in the balance sheet as an asset. So these are the examples. Discount on issue of share and debentures. Research expenditure, जैसे मैंने आपका यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था, that was related to research expenditure, so it's a deferred revenue expenditure. Brokerage paid on purchase of share and debentures, underwriting commission, preliminary expenses, development expenditures. So these are all the examples of the deferred revenue expenditure. Entrance fees, admission fee may be treated as a revenue receipt, capital receipt, both one and two, and none of the above. So the right answer is entrance fees and admission fee may be treated as a revenue receipt and the capital receipt. So capital receipts are those receipts जो कि non-recurring nature की होती है, और यहाँ पे क्या होता है कि या तो वो कंपनी की लायबिलिटीज को क्रिएट करती है या कंपनी के एसेट को रिड्यूस करती है. रेवेन्यू रिसीट जो होती है दे आर ऑफ रेकरिंग नेचर और जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो करते हैं. कैपिटल रिसीट जो होती है जैसे प्रोप्राइटर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, कोई लोन लिया है, कोई डेटर से हमने अमाउंट रिसीव किया है, इसके अंदर हम कैश सेल जो करते हैं वो अमाउंट इंक्लूड नहीं करते. और उसी तरह जो अमाउंट हमने बिल से कलेक्ट किया है दैट इज आल्सो नोन एज ए कैपिटल रिसीट. रेवेन्यू रिसीट जैसे सेल ऑफ गुड्स है, कमीशन रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है. Expense incurred by publisher for getting copyright is an example of capital expenditure. Revenue expenditure, deferred revenue expenditure, none of the above. तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि it is a sort of capital expenditure. Which of the following is not example of capital expenditure? Repair on a second-hand machinery newly purchased, जो हमने नया मशीनरी परचेज किया है, तो इट्स सेकंड हैंड पर स्टिल हमने इसको रिपेयर के ऊपर खर्चा किया है. Cost of issuing share and debentures, wages paid for the construction of building, purchase of a new spark plug at a cost of ₹105 for a 2-year-old delivery van. So the option is fourth one. An accounting convention which provided that doubt, जब आपको डाउट होता है तो डेफिनेटली जिसके अंदर हम देखते हैं कि एसेट्स को हमने ओवरस्टेट नहीं करना, इनकम को हमने ओवरस्टेट नहीं करना. इज इट नोन एज ए कंसिस्टेंसी, इज इट नोन एज ए कंजर्वेटिज्म, इज इट मटेरियलिटी, इट इज कंटिन्यूटी. सो द राइट आंसर इज द कंजर्वेटिज्म. तो यहाँ पे हम देखते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन जो होती है जो कि एस्टैब्लिश यूजेस होती है, अकाउंटिंग कंसेप्ट जो होते हैं लॉजिकल कंसिडरेशन होती है. तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस है वो कंजर्वेटिज्म है, जिसका मतलब होता है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसके अंदर हमने प्रूडेंस, विजडम को यूज करना है कि हमने प्रॉफिट को तभी लिखना है जब हमें रियलाइज होता है. तो ये नहीं कि अभी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है तो हम उसको लिख दें एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स, बट अगर हमें लगता है कि ये लॉस हो सकता है, ये हो सकता है, तो उसकी हमने प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस. तो कंजर्वेटिज्म हमें कहता है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए बहुत विजडम के साथ काम करना है, प्रॉफिट को नहीं एंटिसिपेट करना, प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस. इसी तरह कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशन है जिसके क्वेश्चन मैंने आगे जाके शेयर किए हैं. फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो देखो यहाँ पे हमने हर चीज को डिस्क्लोज करना है जो कि रेलेवेंट है, मटेरियल है और जो कि शेयर होल्डर को रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. यहाँ पे हमने कुछ हाइड नहीं करना. कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर ये नहीं कि आज हम स्ट्रेट लाइन लगा रहे हैं तो अगले साल रिटर्न डाउन, तीसरे साल कुछ और. अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए. हमारी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है कंसिस्टेंटली यूनिफॉर्मली यूज होनी चाहिए. अगर हम चेंज करते हैं तो देयर शुड बी सम लॉजिक. मटेरियलिटी का मतलब होता है कि कोई आइटम या इवेंट है उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर है. कई बार देखो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बड़ा खर्चे का तो सामने ही रखती है, बट जो पेंसिल या चाय पीते हैं उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे देती है. जो चीजें सिग्निफिकेंट है वो चीजें हमें रिपोर्ट करनी चाहिए, उन चीजों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए. बैंक लोन अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट.
none of the above. So bank account is a personal account. अपन देखते हैं कि अकाउंट जो है तीन तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट जो इंडिविजुअल फॉर्म है, एसोसिएट क्लब, हॉस्पिटल्स, जो कि तीन तरह का होता है। नेचुरल पर्सन जैसे राम, श्याम, गीता, शशि, निर्मला, इस तरह से जो ह्यूमन बींग्स है। आर्टिफिशियल जैसे फॉर्म्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, क्लब्स है, हॉस्पिटल्स है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, तो ये आर्टिफिशियल अकाउंट है। उसी तरह रिप्रेजेंटेटिव आर्टिफिशियल अकाउंट हो गया। तीसरा जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। जैसे इनकम एक्रूड है बट अभी हमने रिसीव नहीं की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट जो है एसेट अकाउंट होता है, जिसके अंदर टेंजिबल जिन चीजों को हम देख सकते हैं, इंटेंजिबल जिन चीजों को हम नहीं देख सकते, गुडविल है, कॉपीराइट्स है, पेटेंट्स है। नॉमिनल अकाउंट्स जो है एक्सपेंसेस एंड गेन के साथ है, बिजनेस एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, इनकम। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो बैंक अकाउंट जो है दैट इज ए पर्सनल अकाउंट। Owner's equity stands for fixed asset minus fixed liability, fixed asset minus current liabilities, current asset minus fixed liability, total asset minus total liability. So here the right answer is the total asset minus total liability. Total asset is equal to internal liability capital plus outside liability. That is the fundamental accounting equation. Depreciation was not recorded because so we result in a net loss for the period. अब देखो यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं किया, तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल हमने वॉयलेट किया है? इज इट कॉस्ट प्रिंसिपल, इट इज कंसिस्टेंसी, इट इज द फुल डिस्क्लोजर, इट इज द कंजर्वेटिज्म। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज द राइट आंसर, इट इज द फुल डिस्क्लोजर। यहाँ पे हमने जो डेप्रिसिएशन है इसको हमने नहीं रिकॉर्ड किया, हमने यहाँ पे इस चीज को हाइड किया है। LIFO inventory method was used in year 1, FIFO in second year, and weighted average in third. तो कौन सा काउंटिंग प्रिंसिपल हमने वॉयलेट किया है? इज इट कॉस्ट प्रिंसिपल, इज इट कंसिस्टेंसी, इट इज मटेरियलिटी, इट इज गोइंग कंसर्न? सो इट इज द कंसिस्टेंसी कि हमने हर साल अपनी मर्जी से कोई पॉलिसी बदल दी है। तो जबकि हमने अकाउंटिंग पॉलिसी को यूनिफॉर्मली यूज करना है, कंसिस्टेंटली का यूनिफॉर्मली। अगर हम लिफो यूज कर रहे हैं तो अगले साल भी लिफो, अगर लिफो को हमने चेंज किया तो उसके पीछे हमारे पास रीजन होना चाहिए। Rent paid in advance is a personal account, real account, nominal account, none of the above. तो rent paid in advance जो है that is the personal account, that is the representative account, क्योंकि स्पेशल जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जैसे आउटस्टैंडिंग है या एडवांस पे पे करते हैं तो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं और ये पर्सनल अकाउंट के अंदर फॉलो करते हैं। Preparation of trial balance help in locating error of omission, clerical error, error of principle, all of these. देखो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो कुछ एरर हमें डिस्क्लोज नहीं होते, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सो द राइट आंसर इज द क्लरिकल एरर। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो जब हमारा मैच नहीं करता तो इट मींस कुछ ना कुछ एरर क्लरिकल रह गया है जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। Which of the following is a revenue reserve, capital redemption reserve, security premium account, debenture redemption reserve, capital reserve? So the right answer is the security premium account. तो अब हम देखते हैं कि कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व क्या होते हैं। देखो कैपिटल रिजर्व जो है, जो हमारी नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं उनके अलावा जो प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे हमने फिक्स एसेट को सेल किया है या एसेट एंड लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन किया है, तो वो जो प्रॉफिट्स होता है उनसे जो रिजर्व बनता है that is known as a capital reserve. तो ये कैपिटल लॉसेस के लिए बनाया, मतलब मीटअप करने के लिए बनाया जाता है। तो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट टू द शेयरहोल्डर्स डिविडेंड, सेल ऑफ फिक्स एसेट, इवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट एंड लायबिलिटी, इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, फॉरफीचर एंड इश्यू ऑफ शेयर, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, प्रॉफिट मेड इन परचेज ऑफ ए रनिंग बिजनेस। तो ये इन प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व बनता है। और जो रेवेन्यू रिजर्व होता है, जो नॉर्मल एक्टिविटी से जो हमें प्रॉफिट मिलता है उससे मिलता है। तो डेफिनेटली ये जो प्रॉफिट है ये क्योंकि हम यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट मिलता है उसको हम शेयर होल्डर को पे करते हैं डिविडेंड। तो ये जो रेवेन्यू रिजर्व होता है ये रिटेन अर्निंग होती है। ये दो तरह की होती है, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व।
स्पेसिफिक रिजर्व जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है. Asset appearing in the book but having no value are known as a wasting asset, intangible asset, current asset and the fictitious asset. करंट एसेट हमें पता है जो एक साल के अंदर कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जो हम टच और फील नहीं कर सकते. तो फिक्टिशियस एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनके पीछे कोई कॉन्क्रीट बैकिंग नहीं होती. इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड शुड बी क्लासिफाइड एज इंटरेस्ट हमने अर्न किया है बट इसको हमने रिसीव नहीं किया. एक्रूड एसेट है, एक्रूड लायबिलिटी है, अनअर्न्ड रेवेन्यू है, प्रीपेड एक्सपेंस है. तो दीज आर द एक्रूड एसेट. इसका मतलब है कि इंटरेस्ट हमने लेना है, अर्न हो चुका है बट अभी हमने उसको रिसीव नहीं किया. तो ये हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है जो ड्यू हो चुका है बट वी हैव नॉट रिसीव्ड. सो दिस इज द एसेट क्योंकि अभी हमने इसको लेना प्राप्त करना है. Provision for bad debt is made under the principle of full disclosure, conservatism, materiality and consistency. So it is the conservatism. क्योंकि वहां पे मैंने आपको बताया था ना कि प्रूडेंस हमें कहती है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस. जब हमें लगता है कि बैड डेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है तो वी हैव टू क्रिएट ए प्रोविजन. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. The manufacturing account is closed by transferring its balance to the debit side of the profit and loss account, trading account, balance sheet and none of the above. तो ये पता ही है हमें कि मैन्युफैक्चरिंग का जो टोटल है वो डेबिट साइड, तो यहाँ पे हम जो है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं. तो दिस इज द राइट आंसर. और इसी के साथ ही क्या है कि हमारा ये वाला जो पार्ट है वो खत्म हो गया है. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, इवन मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो.